Hello students, how are you? We are going to read second chapter our past 7th class NCERT book. We are going to read second part of this chapter, New Kings and Kingdoms, नए राजा और राजधानियाँ। अभी हमने यहाँ पर जो नई डायनेस्टीज़ इमर्ज हो रही थी उनके बारे में पढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, जो राज्य थे उनका प्रशासन कैसा था। यहाँ पर 400 टैक्सेस के बारे में रीड किया हमने। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, किस तरह से प्रशस्ति लिखवाते थे राजा और लैंड ग्रांट्स देते थे पंडितों को। नाउ वी आर गोइंग टू रीड वारफेयर फॉर वेल्थ। वारफेयर, युद्ध किए जाते थे वेल्थ के लिए, धन दौलत के लिए। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in specific region. At the same time, they tried to control other areas. यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का राज था। धीरे धीरे वे दूसरों के क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया वॉज द सिटी कन्नौज इन द गंगा वैली। गंगा के मैदान में कन्नौज एक क्षेत्र था, बहुत ही समृद्ध था। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पालाज डायनेस्टीज फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो जो ये तीन वंश थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज, इनका हमेशा ही संघर्ष रहा, झगड़ा रहा कन्नौज के ऊपर। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, इन तीनों पार्टियों के बीच में लंबा संघर्ष चला। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राई पार्टी स्ट्रगल। जो इतिहासकार हैं इसे त्रिराष्ट्रीय संघर्ष कहते हैं। एज वी विल सी पेज 62-66, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। इसके अलावा जो शासक थे वो अपनी सत्ता का, अपनी पावर का दिखावा करते थे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स, इस तरह से वे एक दूसरे की राजधानियों पर आक्रमण करते। दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स, जब वो अटैक करते थे तो टेम्पल्स को टारगेट करते थे, उन पर आक्रमण करते थे। विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो कि मंदिर बहुत ही अमीर होते थे, समृद्ध होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में उनके बारे में पढ़ेंगे। One of the best known of such rulers is Sultan Muhammad of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran, the northwestern part of the subcontinent. मोहम्मद गजनी, जो गजनी का सुल्तान था अफ़गानिस्तान में, उसने 997 से लेकर 1030 तक राज्य किया। उसने ज़्यादातर हिस्सों पर मध्य एशिया, ईरान और उत्तर पश्चिमी सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पर उसने अपने राज्य का विस्तार किया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। वो हमारे भारत के क्षेत्र पर प्रतिवर्ष आक्रमण करता था और उसका जो टारगेट होता था, जो काफ़ी वेल्दी अमीर मंदिर होते थे। सोमनाथ गुजरात में जो मंदिर था वो उसका सबसे बड़ा टारगेट था, वहाँ से वो लाखों टन सोना लेकर गया था। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी, और उस धन का उसने गजनी में अपनी राजधानी को शानदार बनाने के लिए प्रयोग किया था। Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent, this Arabic work. अब यहाँ पर जो मोहम्मद सुल्तान था, यहाँ जिन लोगों को उसने लूटा, जिन पर उसने अधिकार किया, उनके बारे में वो अपने विद्वान अल-बिरूनी से लिखवाना चाहता था। अल-बिरूनी ने यहाँ के लोगों के बारे में लिखा, उसने किताब लिखी, किताब उल हिंद, रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस। ये पुस्तक उसने अरेबिक में लिखी, अल-बिरूनी ने लिखी ये पुस्तक, किताब उल हिंद लिखी और सुल्तान महमूद के कहने पर लिखी। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। उसने इस पुस्तक को लिखने से पहले जो संस्कृत विद्वान हैं उनके साथ उसने डिस्कस किया। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडिंग द चहवान्स, लेटर नोन एज द चौहान्स। इसके अलावा इस युद्ध में
इन युद्धों में, वारफेयर में जो इंक्लूड थे वो चौहान्स थे। बाद में उनको चौहान्स कहा गया। हु रूल्ड ओवर रीजन अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र पर अधिकार किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, उसने पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रों पर अधिकार किया। वेयर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जब वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो गुजरात में उन्हें चालुक्यों का सामना करना पड़ा और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश था उसमें गढ़वालों का। द बेस्ट नोन चौहान्स रूलर वॉज पृथ्वीराज III 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192। अब यहाँ पर देखिए चौहानों का सबसे जो प्रसिद्ध और शक्तिशाली जो राजा था वो पृथ्वीराज तृतीय था। इसका राज्य 1168 से लेके 1192 तक रहा। अफगान जो शासक था मोहम्मद गोरी, उसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 1191 में आक्रमण किया था। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया था लेकिन अगले ही वर्ष दोबारा से उसने उसके ऊपर आक्रमण किया 1192 में। तब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लेकिन इसके पीछे रीज़न ये था कि इसके राज्य का एक व्यक्ति था, जयचंद बोलते हैं जिसको, उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया और धोखा करके उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इस वजह से मोहम्मद गोरी जीत सका था। एक क्लोजर लुक द चोलाज। अब जो चोलाज हैं यहाँ पर साउथ इंडिया में, इनके बारे में हम रीड करेंगे। फ्रॉम उरियार टू तंजावुर, हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, किस तरह से जो चोल शासक थे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया। ए माइनर चीफली फैमिली नॉन एज द मोटियार्स हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, मुख्य जो मोटियार फैमिली थे उनका कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अधिकार था। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्वा किंग्स ऑफ कांसीपुरम, वो पल्वा राजाओं के सबॉर्डिनेट होते थे। विजालय एक व्यक्ति का नाम है। हु बिलोंग टू द एनिशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास, वो एक मुख्य प्राचीन परिवार से संबंध रखता था। चोलास फ्रॉम उरियार कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मोटियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, वो 9वीं शताब्दी में मोटियार डेल्टा कावेरी डेल्टा के आसपास का जो क्षेत्र था उस पर वो अधिकार कर लेता है। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर, उसने तंजावुर जो टाउन था उसका निर्माण करवाया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन याद रखना बेटा, जो विजाल्य है उसने तंजावुर टाउन को बिल्ड करवाया था और उसके अलावा उसने टेम्पल बनवाया था। वहाँ की जो गॉडेस थी, उनकी देवी थी निसुम्बुदिनी का मंदिर बनवाया था उसने। द सक्सेसर्स ऑफ विजालय कंकर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, अब उसके जो सक्सेसर्स थे, उसके जो बेटे और पोते थे, उन्होंने भी उसके साम्राज्य को काफ़ी बढ़ाया, उसकी शक्ति को बढ़ाया, आकार को बढ़ाया। द पांड्यन एंड द पल्वा टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, धीरे धीरे जो पल्वा राजाओं का क्षेत्र था, पांड्यों का था, वो भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। राजेंद्र फर्स्ट कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, तो यहाँ पर ये याद रखना है बेटा, सबसे जो पावरफुल राजा था वो राजा फर्स्ट था चोला रूलर्स का। बिकम किंग 995 में राजा बना। एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, ज़्यादातर क्षेत्रों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसने दोबारा से अपने साम्राज्य को संगठित किया। राजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज इवन रेडेड द गंगा वैली, इसी प्रकार से जो राजेंद्र फर्स्ट था, राजा का पुत्र, उसने भी अपने पिता की पॉलिसीज़ को लागू किया और गंगा वैली तक उसने उस क्षेत्र पर अधिकार किया। इसके अलावा श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस, उसकी जो नेवी थी वो काफ़ी पावरफुल थी, इससे उसने आसपास के जो देश थे उन पर भी अधिकार किया। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कौंड चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स,
इन्होंने काफ़ी तंजावुर में और कोटभई चोलापुरम में राजा ने और राजेंद्र फर्स्ट ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला का एक शानदार उदाहरण थे। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। जो चोला टेम्पल्स होते थे, मंदिर होते थे, वहाँ जो आसपास के जो लोग होते थे उनका ये मुख्य केंद्र होते थे। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी मुख्य केंद्र थे ये मंदिर। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंड्यूड विद द लेड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। ये मंदिर राजाओं की सहायता से और दूसरे लोगों की सहायता से काफ़ी प्रॉस्परस हो रहे थे, समृद्ध हो रहे थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, इनकी जो भूमि है जो उससे उत्पन्न होता था, जो इसमें काम करने वाले लोग थे उनकी भी काफ़ी मदद करते थे। वेंट इन टू मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट। प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, वो सभी जो इसमें काम करने वाले थे उनको धन से भी सहायता मिलती थी। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। अब ये जो मंदिर थे वो केवल पूजा का ही स्थान नहीं थे, बल्कि यहाँ पर वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी मुख्य केंद्र बन गए थे। अमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। यहाँ इसके अलावा जो ये मंदिर थे यहाँ पर ब्रॉन्ज इमेजेस जो बनाई जाती थी उसका भी एक मुख्य केंद्र था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोल साम्राज्य में जो बनाई गई ब्रॉन्ज इमेजेस थी वो पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, ज़्यादातर जो इमेजेस थी वो देवी देवताओं की होती थी। इसके अलावा समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटी एज वेल। इसके अलावा जो भक्त होते थे उनकी भी इमेजेस बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड irrigation. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in the agriculture. जो दूसरे क्षेत्रों में विकास के साथ साथ जो चोला थे उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया। नोटिस दैट द रिवर Kaveri branches off into several small channels before emptying the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. जब कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कुछ धाराओं में बढ़ जाती थी तो वो अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती थी वो उसके किनारे पर डिपॉजिट कर देती थी। वाटर फ्रॉम चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। जो वो फर्टाइल सोइल अपने किनारों पर जमा करती थी तो उसके साथ मॉइस्चर, नमी भी होती थी जो कृषि के लिए बहुत ज़रूरी थी, मुख्यतः चावल की खेती के लिए। Although agriculture had developed earlier in the parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th and 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. जो तमिलनाडु का क्षेत्र था उसके दूसरे भागों में 5वीं और 6वीं शताब्दी में कृषि करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया था और वो काफ़ी लार्ज स्केल पर कृषि करते थे। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में जंगलों को साफ करके खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाई जा रही थी लोगों को। इसके अलावा जो लैंड लेवल नहीं था, ऊंचा नीचा था, उसको लेवल किया जा रहा था। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, कुछ क्षेत्रों में ज़मीन को लेवल किया जा रहा था ताकि उस पर कृषि की जा सके। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। अब इसके अलावा जो नदियों के तटबंध बनाए जाते थे ताकि वो पानी दूसरे क्षेत्रों में बाढ़ न लेकर आए, और इसके अलावा नदियाँ भी बनाई गई ताकि खेतों तक पानी पहुँचाया जा सके। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ए ईयर, जिसके कारण वर्ष में 2 फसलें उगाई जा सकती थी। इन मैनी केसेज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशली। ए वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन। अब अलग अलग तरीके उपलब्ध करवाए जा रहे थे ताकि कृषि के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सके। ए वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन, अलग अलग तरीके कृषि के लिए प्रयोग किए जाते थे। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए कुछ टैंक बनाए गए। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग,
ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जो सिंचाई का कार्य है उसको एक योजना की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। जो लेबर होता था, रिसोर्सेज होता था, उन सभी कार्यों को मेंटेन किया जाता था और सभी के बीच में पानी का बंटवारा किया जाता था। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, ज़्यादातर जो नए शासक थे, एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस, लोग जो गांव में रहते थे, टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ में वो काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्यों का प्रशासन। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरह से प्रशासन को संगठित किया जाता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, जो किसानों की बस्ती होती थी, नॉन एज, और उन्हें और कहा जाता था, बिकेम प्रॉस्पर विद द स्प्रीड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। इरिगेशन एग्रीकल्चर के कारण वो काफ़ी समृद्ध हो गए थे। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू, जो इन गाँवों का जो काफ़ी बड़ा समूह होता था उसे नाडू कहा जाता था। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। नाडू और विलेज काउंसिल मिलकर उन सभी गांवों का प्रशासन देखते थे, यहाँ तक कि न्याय करते थे और टैक्स भी कलेक्ट करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाल कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जो चोला गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसके अंदर जो समृद्ध किसान होते थे वेलाल जाति के, वो भी उस क्षेत्र के कार्यों को उनके देखभाल करने में काफ़ी मदद करती थी। द चोला किंग्स गिव रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाक मोविन वेदन ए वेलाल ए पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। जो चोल राजा थे वो बड़े बड़े अमीर जमींदारों को टाइटल देते थे, जैसे मोहन वेदन, इसका मतलब कि 3 राजाओं के अंडर काम करता था। एरियार मीन्स मुख्य, चीफ, अध्यक्ष, as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center। इसके अलावा वो अपने राज्य में उनको मुख्य पद भी देते थे और टाइटल भी देते थे। यहाँ पर अलग अलग जो लैंड है वो किस तरह से उनको ग्रांट दी जाती थी। वेलन वागी, ये नॉन ब्राह्मण और किसानों को जमीन दान दी जाती थी। ब्रह्मदेव, ये पंडितों को जमीन दान दी जाती थी। साला भोगम, ये स्कूलों को मेंटेनेंस के लिए ज़मीन दी जाती थी। देवदाना, ये मंदिरों को ज़मीन दान दी जाती थी। और ये पोला चिदेलम, ये जो जैन इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको लैंड डोनेट किया जाता था। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadev. As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in the other parts of the South India. ब्राह्मणों को जमीन दान दी जाती थी, उसके के कारण जो कावेरी घाटी थी उसके दक्षिण में ब्राह्मणों की बस्तियां काफ़ी उभर रही थी। एज ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स। इसके अलावा जो ब्रह्मदेव मीन्स पंडितों को जो जमीन दान दी जाती थी उसकी देखभाल के लिए असेंबली बनाई जाती थी, जो लैंड होल्डर्स होते थे। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, बहुत अच्छे प्रकार से कार्य करते थे। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। वो जो भी कार्य करते थे उनके कार्यों को रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शंस में, मंदिरों की दीवारों पर। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज नगरम, ये जो नगरम है वो व्यापारियों का एक संगठन होता था। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स में वो प्रशासन का कार्य देखते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उदार मेरू इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें ये पता लगता है कि किस तरह से सभा को आयोजित किया जाता था। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन्स, टेम्पल्स। ठीक है, सभा के जो कुछ व्यक्ति होते थे उनको अलग अलग कार्य दिया जाता था, कृषि कार्य, बगीचों की देखभाल, मंदिरों की। Name of those eligible to the member of these committees were written on a small tickets of palm leaf. These tickets were put into an
earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. जो व्यक्ति एलिजिबल होते थे उस कमेटी के मेंबर बनने के लिए उनके नाम लिखकर एक पाम लीफ के ऊपर उसको एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था और उसमें से किसी एक छोटे से लड़के को उसमें से वो टिकट्स निकालने के लिए कहा जाता था और जिसका नाम आता था वही उस कमेटी का मेंबर बन जाता था। अब यहाँ पर उस कमेटी के मेंबर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो एक इंस्क्रिप्शन से उन बुक से हमें पता लगता है। यहाँ देखिए, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो उस व्यक्ति के पास ज़मीन होनी चाहिए और वहाँ से उसे लैंड रेवेन्यू मिलता हो। सेकंड है कि उसके पास अपना घर होना चाहिए। थर्ड वन है कि उसकी जो एज है वो 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए उसके बीच में। इसके अलावा उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। उसको ईमानदार होना चाहिए और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनकी उसको जानकारी होनी चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ ए मेंबर ऑफ कमेटी इन द लास्ट 3 years, अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 साल से कमेटी का मेंबर है, ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो दूसरी कमेटी का वो मेंबर नहीं बन सकता। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट, उनमें से कोई भी अपना अकाउंट सबमिट नहीं करता है। एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों का, कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस, तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यहाँ इसके अलावा एक इंस्क्रिप्शंस मिला है। पहले आपने देखा होगा राजा अपनी पावर को अपने जो उसने राज्यों को जीता है उसके बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, लेकिन यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो कॉमन ऑर्डिनरी मैन और वीमेन के बारे में, एक क्षेत्र के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ऑन द आउटस्क्रिट्स ऑफ एडनूर वॉज ए स्मॉल हेमलेट ऑफ पुलियास, नेम यूज्ड फॉर ए सोशल ग्रुप considered outcast by Brahmins and Velas, studied with a small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in manual occupations। यहाँ पर एक गांव है जो उडियार की सरहद से दूर है। वहाँ पर वो जो ब्राह्मण और वेलाल समाज है उससे वो बाहर माने जाते हैं। यहाँ पर लोगों का एक छोटा सा पूर्वा है जिसमें नीची जाति के लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं। इन द थ्रेश होल्ड्स ऑफ द हट कवर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ लेदर, लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट द ग्रुप्स, डार्क चिकन्स, चिल्ड्रन हु वोर ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन वर प्रंच अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज। तो यहाँ पर उस की एक डिस्क्रिप्शन की गई है कि वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते थे। वो चमड़े की पट्टियों से घिरे झोपड़ियों के हाथों में रहते थे। छोटे छोटे मुर्गे और मुर्गियों के झुंड वहाँ पर घूमते हैं। गहरे रंग के बच्चे हाथों में काले लोहे के कंगन पहने हुए घूम रहे हैं। इन द शैडो ऑफ द मरुडू Arjuna tree, a female laborer put her baby to sleep on the sheet of leather. There were mango trees for the whose branches drums were hanging. कि वहाँ पर जो मज़दूर महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को चमड़े की सीट पर सुला रही हैं। वहाँ पर आम के पेड़ों पर कुछ ड्रम लटके हुए हैं। कोकोनट and under the coconut palms in the little hollows of the ground tiny headed bitches lay under whelping। वहाँ पर जिन शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए हैं, नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन पर बने हुए छोटे छोटे गड्ढे हैं। छोटे छोटे सिरों वाले जो कुत्तियाँ हैं वो अपने पिल्लों को दूध पिला रही हैं। इस तरह से मीन्स एक जो बस्ती है छोटी जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं उनका डिस्क्रिप्शन उस इंस्क्रिप्शन में किया गया है कि वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वहाँ पर मुर्गियाँ घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। वहाँ पर जो बिच है वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। तो मीन्स एक आम आदमी के जीवन को वहाँ पर उसने इंस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा वो क्या करें, दे रेड क्रिस्ट कॉक्स क्राउन बिफोर डाउन कॉलिंग द ब्राउनी पुलियार। यहाँ पर ये स्थान का नाम दिया गया है। टू देयर डेज वर्क एंड बाय डे अंडर द शेड ऑफ कॉन्जी ट्री स्प्रीड द वॉइस ऑफ द वेवी हेयर्ड
पुलियार वीमेन सिंगिंग एज दे वर हशिंग पैडी। इसके अलावा जो लाल कलगी वाले मुर्गे हैं वो दिन पो फटने पर वहाँ के लोगों को जगा रहे हैं। महिलाएं धान कूटती हुई वहाँ पर गीत गुनगुना रही हैं। कुछ वहाँ पर कांजी जो वृक्ष है उसके नीचे बैठी हुई हैं। इस तरह से आम आदमी के जीवन को उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी, जो तांग वंश के अधीन था चाइना। इन चाइना एन एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द तांग डायनेस्टी विच रिमेन इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम द 7th to 10th सेंचुरी। चीन में जो तांग वंश था वो वहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित किया जो लगभग 300 वर्षों तक रहा, 7वीं से 10वीं शताब्दी तक। इट्स कैपिटल शियान वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ा शहर होता था। इसकी जो राजधानी शियान थी। विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानीज, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस। वहाँ पर अलग अलग देशों के लोग आते थे। द तांग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय ए ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश्ड टू अपीयर फॉर इट। जो तांग साम्राज्य था तो वो परीक्षा के आधार पर लोगों की नौकरशाही की उनको भर्ती करता था और परीक्षा के आधार पर होता था जो उसमें भाग लेना चाहता था। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911। इसमें कुछ बदलाव के साथ ये व्यवस्था 1911 तक स्थापित रही। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।